दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज जिंदगी नामा को, जो कि एक एंथोलॉजी सीरीज है। यानी इसमें हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। इसलिए अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पहली कहानी का नाम है 1+1। इसमें हम माया और उसकी मदर को कार में बैठा देखते हैं। हमें पता चलता है कि माया की बहन मीरा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जिसके लिए माया और उसकी माँ को बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है, मगर वो दोनों तो ट्रैफिक में फंसे थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ माया की मॉम उसके और उसकी बहन के बर्थडे पर उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। गिफ्ट देख माया तो बहुत खुश थी, लेकिन मीरा ने नाराज होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। माया की मॉम उसे कहती है कि वो जाकर अपनी बहन को समझाए, क्योंकि मीरा सिर्फ और सिर्फ माया का ही कहना मानती थी। असल में उनकी मॉम दोनों के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी, जो माया को तो फिट आ गई, पर मीरा को थोड़ी टाइट हो रही थी। माया कहते कि इसमें क्या हुआ, हम तेरे लिए दूसरी ड्रेस लेकर आएंगे। फिर माया मीरा को बहुत समझाती है, पर वो पार्टी में चलने से मना कर देती है। माया कहते कि तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, हम दोनों सब संभाल लेंगे, क्योंकि 1+1 2 होता है। इसके बाद मीरा एक और ड्रेस ट्राई करती है, पर वो भी उसे टाइट आ रही थी। इससे मीरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ माया मीरा की फ्रेंड अवंतिका को कॉल करके उसके बारे में पूछती है। अवंतिका उस समय मीरा के साथ उसी हॉस्पिटल में थी, तो अवंतिका कहते कि शायद मीरा ने कुछ ज्यादा ही हैवी वर्कआउट कर लिया था और वो 1 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। ये सुनकर माया को थोड़ा अजीब लगता है, कितनी सी बात के लिए कोई हॉस्पिटल में क्यों एडमिट होगा। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन भी मीरा और माया का बर्थडे था। दोनों बहनों की अब आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हर छोटी छोटी बात पर दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। इसी दिन माया को पता लगता है कि मीरा की मुंबई में जॉब लग गई है और वो अपनी मॉम को भी अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती है। इतना ही नहीं, उसने माया को भी मास्टर्स खत्म होने के बाद मुंबई आ जाने को कहा था, मगर माया तो वहीं रहना चाहती थी अपनी मॉम के साथ। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, मीरा को ही जॉब करनी पड़ेगी, तुम अपनी पढ़ाई खत्म होने तक यहीं अपने मामा जी के घर पर रह लेना। तब माया पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में अपनी माँ की बात मानी जाती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। माया और उसकी मॉम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और हॉस्पिटल वाले किसी को भी मीरा से मिलने नहीं दे रहे थे, जिससे माया और उसकी मॉम मीरा के वार्ड के बाहर ही बैठ जाते हैं। अब दोनों माँ और बेटी बात कर रहे थे कि मीरा इतना बीमार थी, फिर भी उसने हमें कुछ पता लगने नहीं दिया। वो तो हमारा कितना ख्याल रखती थी और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अब सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ आज फिर से दोनों का बर्थडे था। यहाँ अब मीरा और उसकी मॉम मुंबई शिफ्ट हो चुके थे और माया भी अपना बर्थडे मुंबई में सेलिब्रेट करने वाली थी। इस दौरान वो मीरा के दोस्तों से मिलती है, सिड और अवंतिका। उसने देखा कि मीरा तो सिगरेट पी रही है। इतना ही नहीं, उसका वजन भी काफी कम हो गया था, वो तो पूरी सूख गई थी। यहाँ हमें पता लगता है कि मीरा एक खास डाइट फॉलो कर रही है, जिसका नाम था इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके साथ उसके दोस्त भी इसी डाइट को फॉलो करते थे। फिर सिड और अवंतिका के जाने के बाद दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। अब एक समय पर राजमा चावल मीरा को बहुत पसंद थे, लेकिन अब तो उसने ना जाने राजमा चावल कब से नहीं खाए थे और चावलों को तो छूना ही बंद कर दिया था। साथ ही वो चॉकलेट्स, बिस्किट, नमकीन सब कुछ छोड़ चुकी थी। माया को लगता है कि मीरा उससे कुछ छुपा रही है। फिर वो अपने बैग से मीरा की फेवरेट कुकीज निकालती है, जो वो उसके लिए लाई थी, और वो मीरा को अपने हाथों से खिलाने लगती है, पर मीरा चिल्लाकर खाने से ही मना कर देती है। माया भी कहती कि एक बिस्किट खाने से ऐसा कौन सा बवाल हो जाएगा जो इतना ड्रामा कर रही है। खैर अब प्रेजेंट में डॉक्टर माया और उसकी मॉम को बताती है कि इतनी कोई सीरियस बात तो नहीं है, पर ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। मीरा लंबे समय से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी कमजोर पड़ गई है। ऐसी डाइट फॉलो करने से वजन तो जल्दी कम हो जाता है, लेकिन बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर माया मीरा से मिलने आती है, जिसका हाल वाकई में बहुत बुरा हो गया था। तब मीरा को एक सपना आता है। सपने में वो देखते है कि बचपन में उसके पास ढेर सारे कपड़े थे जो उसे टाइट हुआ करते थे। तभी से उसने सोच लिया था कि वो एक दिन उन कपड़ों में फिट होकर रहेगी। फिर मीरा को बेड पर केक रखा हुआ नजर आया। उसने उस केक को काटा और अगले ही पल गुस्से में वो केक फेंक दिया। तभी उसके अंदर से आवाज आई, शाबाश मीरा, तुमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। फिर उसके अंदर से एक और आवाज आई, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये सुनते ही मीरा ने कुकी उठाकर खा ली। वापस उसे दूसरी आवाज आई, इतना छोटा सा चैलेंज कंप्लीट करके तुमने गिव अप कर दिया। तभी मीरा की आंख खुलती है और वो अपनी बहन माया को अपने सामने देखती है। मीरा कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। तो माया कहते कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो मीरा, देखो तुमने क्या हाल बना लिया अपना, आखिर इतना डाइट करके तुम्हें क्या करना है। मीरा रोते हुए कहते कि मुझे नहीं पता, बस मैं जब भी कुछ मीठा खाने का अब ट्राई करती हूँ, मेरे अंदर से आवाज आती है जो मुझे खाने से रोकती है। यहाँ माया उसके पास लेट जाती है और कहती है कि तू टेंशन मत ले, हमने बचपन से हर प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व किया है, इसे भी कर लेंगे, क्योंकि 1+1 = 2 होता है। इसी के साथ पहली कहानी खत्म होती है। अब दूसरी कहानी में हम मुकुल नाम के आदमी को देखते हैं। मुकुल
सुबह डरा हुआ उठता है। उठते ही वो सबसे पहले खिड़की से बाहर झाँकता है। यहाँ मुकुल को हर समय ये डर सताता था कि मानो उसे कोई देख रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। मुकुल की वाइफ मालती उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में जानती है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती है। बात करें मुकुल की तो उसने डर के मारे सभी खिड़कियों पर न्यूज़पेपर चिपका रखे थे। उसको एक भी न्यूज़पेपर फटा हुआ दिखता तो उसकी हालत खराब हो जाती। आज के न्यूज़पेपर में मुकुल को अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड प्रणव की शादी का कार्ड भी मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद मुकुल और मालती रोशनी सामाजिक विकास संस्थान जाते हैं। यहाँ मुकुल का इलाज चल रहा था। मालती साइकियाट्रिस्ट को मुकुल के बारे में सब कुछ बताती है कि ना जाने उसके मन में क्या डर लगा रहता है। उसे हर समय लगता है कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर मालती कहते कि फिलहाल मुकुल की कंडीशन पहले से बेहतर है, हालांकि उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। साइकियाट्रिस्ट मुकुल से कहती है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो किया करो। मुकुल को कुकिंग का बहुत शौक था तो वो कहता है, मैडम मेरे दोस्त प्रणव की शादी है, मैं उसके लिए उसकी फेवरेट करौंजी बनाकर ले जाऊंगा। इसके बाद मालती अकेले में साइकियाट्रिस्ट से कहती है कि मुकुल की हालत में सुधार तो है, पर मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्या पता वो कब क्या कर दे। यहाँ हमें पता लगता है कि मालती एक सिलाई सेंटर में काम करती है, जहाँ का सुपरवाइजर उस पर हमेशा चिल्लाता रहता है क्योंकि मालती को आने जाने में हमेशा देर हो जाती है। यहाँ मालती सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करते थे। इस बीच मुकुल उसी संस्थान में रहता था जहाँ उसके जैसे और भी कई लोग थे। अब एक दिन मुकुल किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, फिर रास्ते से करंजी बनाने का सामान खरीदता है और घर जाने लगता है। तभी वहाँ से पुलिस की जीप गुजर रही होती है। पुलिस की जीप देखते मुकुल की हवा टाइट हो जाती है। उसे लगता है कि पुलिस उसी को पकड़ने आई है, जिससे वो वहाँ से भागने लगता है। फिर दौड़ते दौड़ते मुकुल एक आदमी से टकराता है। अब जिससे वो आदमी टकराता है वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कहता है कि हाँ वो मुझे मिल गया, मैं लेकर आता हूँ उसे। ये सुनते ही मुकुल के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि वो आदमी भी उसी के बारे में बात कर रहा है। तब मुकुल वहाँ से भी भाग जाता है। इस तरफ मालती को संस्थान से कॉल आता है तो वो तुरंत जाकर सुपरवाइजर से बात करती है और हाफ डे लेकर चली आती है। मालती के साथ काम करने वाली बाकी औरतें उससे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मालती के जाने के बाद अक्सर उसका काम भी उन्हीं को करना पड़ता था। फिर मालती सीधा भाव के पास आती है। भाव ने मुकुल को भागते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो उसे अपने रेस्टोरेंट ले आया। अब घर पहुंचकर मालती मुकुल से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, संस्थान से बाहर मत निकलना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताया करो, मैं लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। फिर मुकुल अपने दोस्त प्रणव की शादी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसने प्रणव को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो उसकी वाइफ के साथ शादी में जरूर आएगा। हालांकि प्रणव मालती से कहता है कि तुम तो जानती हो मुकुल की हालत के बारे में, वो शादी में कोई तमाशा खड़ा कर देगा, इसलिए तुम कोई न कोई बहाना बना देना और उसे शादी में मत लाना, मैं उससे बाद में मिलने आ जाऊंगा। ये सुनकर मालती को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुकुल अपने जिगरी दोस्त की शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अब अगली सुबह मुकुल उठते ही करौंजी बनाने की तैयारी करने लगता है, मगर उसका मिक्सर उसी वक्त खराब हो जाता है। तब बाहर छोटू नाम का एक लड़का डोनेशन मांगने आता है तो मुकुल उसे मना करके फिर करौंजी बनाने लगता है। तब मुकुल देखता है कि मिक्सर का प्लग थोड़ा लूज है, तो वो छोटू को बुलाकर कहता है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे डोनेशन में 10 रुपए दूंगा। इसके बाद वो छोटू की मदद से करौंजी बना लेता है। फिर जब मालती घर लौटती है तो मुकुल उसे अपने हाथों से करौंजी खिलाता है। मालती कहती कि करौंजी तो बहुत अच्छी बनी है, क्यों न हम दोनों ही इसे मिलकर खा लें। मगर मुकुल तो प्रणव की शादी में जाने के लिए उतावला हो रहा था। मालती कहते कि मुझे आज फिर से काम की छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए हम दोनों जा नहीं पाएंगे। तब आखिरकार मुकुल को अपना मन मारकर मालती की बात माननी पड़ती है। फिर अगली सुबह छोटू जायफल लेकर मुकुल के पास आता है, क्योंकि कल करौंजी बनाते समय जायफल कम पड़ गया था। मुकुल कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अब शादी में नहीं जा रहे। इसके बाद वो छोटू को बातों बातों में बताता है कि पुलिस हर समय उस पर नजर रखती है, इस कारण उसे छुप कर रहना पड़ता है। असल में कुछ समय पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसमें मुकुल काम करता था, और मुकुल छोटू को उस हादसे के बारे में बताते हुए कहता है कि फैक्ट्री में आग मैंने नहीं लगाई थी, मगर फिर भी पुलिस मुझ पर शक करती है, इसलिए तो मैं पुलिस से छुपता रहता हूँ। ये बात सुनते ही छोटू मुकुल को कुछ कॉमिक्स लाकर दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये डिटेक्टिव टोगो है, अगर तुम इसकी तरह बन जाओगे तो पुलिस तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगी। जिसके बाद मुकुल डिटेक्टिव टोगो की तरह अपने फेस पर मास्क लगा लेता है और प्रणव की शादी में जाने के लिए निकल जाता है। अब मालती को भी खबर मिलती है कि मुकुल प्रणव की शादी में गया है, सो वो रूपाली नाम की लड़की के साथ उसे लेने जाती है। इस तरफ मुकुल प्रणव को करौंजी देकर शादी की मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन प्रणव तो उससे ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो उसे जानता तक नहीं हो और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। इतना ही नहीं, वो कुछ आदमियों से कहकर मुकुल को शादी हॉल से बाहर भी फेंकवा देता है। तभी मालती अहम मौके पर वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो पहले तो जाकर प्रणव को बधाई देती है और फिर तुरंत मुकुल के पास आती है। मुकुल कहता है कि मैं तो बस प्रणव को करौंजी देने जा रहा था, फिर इन लोगों ने मुझे बाहर क्यों निकाला। मालती कहते कि काश मैंने उसी दिन तुम्हें सच बता दिया होता तो आज ऐसा ना होता। अब सच जानने के बाद मुकुल मालती की हर बात मानने लगा था और संस्थान में भी सही
रूपाली से रहने लगा था। फिर एक दिन रूपाली उन दोनों को अपनी शादी का कार्ड देती है और उस कार्ड को देखकर मुकुल बहुत खुश होता है। इसी के साथ दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। अब तीसरी कहानी का नाम है भंवर। इसमें तीन बहनें रात को सो रही होती है कि अचानक उनकी माँ वैदेही रोते हुए कमरे से बाहर आती है। बाहर उन लड़कियों की माई बैठी थी। वो अपने बेटे जुगनू से कहती है कि वो अंदर ही रहे। फिर माई वैदेही को धमकाने लगती है कि अगली बार अगर लड़की हुई तो मैं उसे कसाई को दे दूंगी या आग में झोंक दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक नवविवाहित जोड़े पर, जिसमें से लड़के का नाम आलोक था। आलोक कांपते हुए अपनी दुल्हन के पास जा रहा था जो कि घूंघट ओढ़े बैठी थी। आलोक जैसे उसे छूता है, नम्रता जोर से चिल्लाती है मानो कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। यहाँ हमें पता लगता है कि नम्रता वैदेही की बेटी है। एक समय पर जैसे वैदेही महसूस करती थी वैसे ही आज उसकी बेटी भी महसूस कर रही है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि माई वैदेही के पिता को बता रही थी कि आपकी बेटी जुगनू को खुद पे हक जमाने नहीं देती, शायद इस पे कोई बुरी आत्मा का साया है। फिर माई वैदेही के पिता को कहती है कि वो उसे किसी पीर फकीर के पास लेकर जाए। अब प्रेजेंट में नम्रता का पिता यानी जुगनू पियोन का काम करता है। वो अपनी मैडम से छुट्टी मांगता है क्योंकि उसकी बेटी नम्रता की तबीयत खराब थी। फिर दोनों बाप बेटे की बातों से हमें पता लगता है कि नम्रता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इसका कारण ये था कि नम्रता आलोक को अपने करीब आने नहीं दे रही थी और अब जुगनू उसे किसी ओझा को दिखाने ले जा रहा था। नम्रता कहती कि मेरी जिंदगी आपने ही बिगाड़ी है, आपने ना मुझे पढ़ने दिया और ना ही अच्छे दोस्त बनाने दिए। अब अगले फ्लैशबैक में नम्रता के नाना उसकी माँ वैदेही को पीर बाबा के पास ले जा रहे होते हैं। बाबा वैदेही के ऊपर झाड़ फूक करके उसकी कलाई पर लाल धागा बांध देते हैं, मगर वैदेही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और ये सब दूर खड़े नम्रता के नाना और नानी देख रहे थे। इसके बाद नम्रता के नाना वैदेही को उसके ससुराल ले आते हैं और माई से कहते हैं कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसके सर पर अब कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ माई यही चाहती थी कि वैदेही जुगनू को अपने करीब आने दे। माई वैदेही के पिताजी ने उसे समझाकर भेजा था कि आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब तेरे इलाज के लिए इतने पैसे भी नहीं बचे। अब प्रेजेंट में जुगनू नम्रता को किसी बाबा के पास ले आता है, लेकिन नम्रता डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। असल में बचपन में जब उसकी माँ वैदेही पर झाड़ फूक हो रहा था तब वो वहीं खड़ी थी। इसके बाद जुगनू अपनी मैडम डॉक्टर सुजाता से कहता है कि मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है और मुझे कुछ और दिन की छुट्टी चाहिए। तो डॉक्टर सुजाता उसे बताती है कि मैनेजमेंट वैसे ही तुम्हें काम से निकालने की बात कर रहा है, उस पर तुम छुट्टी पे छुट्टी मांग रहे हो। तो जुगनू डॉक्टर सुजाता को बताता है कि मेरी बेटी पर किसी आत्मा का साया है, जिस पर डॉक्टर सुजाता नम्रता को उनके पास लाने को कहती है। फिर नम्रता के आने पर डॉक्टर सुजाता उससे सच पूछती है और नम्रता सच बताना शुरू करती है कि जब वो छोटी थी उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर उसके पिता जुगनू ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, यहाँ तक कि वो उसे किसी से ज्यादा बात भी करने नहीं देते थे, जिससे नम्रता के सभी दोस्त भी छूट गए। इस पर डॉक्टर सुजाता नम्रता से कहती है कि मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ। नम्रता बहुत अच्छा खाना बनाती थी, साथ ही साथ वो टिफिन सर्विस भी दिया करती थी। सो डॉक्टर सुजाता ने उसे होमवर्क दिया कि उसे कुछ दिनों तक अपने पिताजी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना होगा। खैर अब उसी रात नम्रता अपने पति आलोक को कॉल करती है। आलोक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। नम्रता कहती कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आलोक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बारे में किसी को बताना मत। हालांकि नम्रता को आलोक की एक बात अच्छी नहीं लगी थी कि जब नम्रता को घर से निकाला जा रहा था तब आलोक ने बीच में पढ़ने की जरा भी कोशिश नहीं की, ना ही वो नम्रता के पक्ष में बोला। खैर अब दिन ऐसे ही बीतते हैं। इसके बाद डॉक्टर सुजाता से अगली मुलाकात के दौरान नम्रता को एंजाइटी अटैक आता है, तो डॉक्टर सुजाता उसे लंबी लंबी गहरी सांसें लेने को कहती है। फिर वो उससे पूछती है कि जो भी 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में इस वक्त आ रही हो उनके बारे में मुझे बताओ। इसके बाद जो भी 2 चीजें सुनाई दे रही हो वो भी बताओ। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि अब से जब भी तुम्हें एंजाइटी अटैक आए तुम यही करना। फिर नम्रता उन्हें अपनी माँ के बारे में बताती है। वो कहते कि मैं वो रात कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकती। उस रात उसकी माँ सो रही थी, जिसके बाद उसके पिता जुगनू कमरे से बाहर आए। वैदेही की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। उसने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तब जुगनू दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, पर वैदेही ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद वैदेही ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। नन्ही नम्रता ये सब देख रही थी और यही कारण था कि वो आज तक इस सदमे से उभर नहीं पाई। अब डॉक्टर सुजाता नम्रता के दिल की सारी बात जान लेती है, जिसके बाद वो उसे समझाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचती हो। तुम्हें लगता होगा कि वो कितने बुरे आदमी हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अक्सर बताते हैं कि तुम्हारी माँ और माई के मरने के बाद तुम्हारे नाना जी तुम्हारी दोनों बहनों को अपने साथ ले गए, मगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने साथ शहर ले आए और जब तुम 8th क्लास में थी तब तुम्हें टीबी हो गई थी। तुम्हारे पिताजी जानते थे कि उस समय तुम्हारे स्कूल में अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण उन्हें तुम्हारे स्कूल छुड़वाना पड़ा। अब ये जानकर नम्रता को एहसास हो जाता है कि वो आज तक जुगनू को गलत समझती आई है। फिर डॉक्टर सुजाता जुगनू से कहती है कि तुम्हारी बेटी आज से ठीक होने लगी है, अब वो धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इसी के साथ जिंदगी नामा वेब सीरीज की तीसरी कहानी भंवर
भी यही खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।